सो एक बार फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अभी रिसेंटली यूपीएससी ने अपना सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, राइट। और इस बार अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो इस बार वैकेंसीज 357 रही हैं, राइट। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे का ये रहा कि यार इस बार वैकेंसीज रिड्यूस हो गई, ठीक है। बट मेरा ये मानना है कि इस बार भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, वो काफ़ी अच्छी हैं। बिकॉज अगर आप पिछले सालों का कुछ 3-4 साल का अगर ट्रेंड देखोगे वैकेंसीज का, तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज इंक्रीज हो रही थी, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2021 2022, जैसे 2021 में कितनी वैकेंसीज थी, अराउंड 159, राइट। 2022 में ये 220 के आसपास हो गई थी। देन 2023 की अगर बात करें तो इट इज़ समथिंग अराउंड 322। और 2024 में नो डाउट बहुत अच्छा बम्पर देखने को मिला था वैकेंसीज में, जो कि हो गई थी 515 के आसपास। और अब जब 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 25 में ये कितना हो गया, 357, राइट। तो आप जब ग्राफ देखोगे ना, तो ये 2021 से इंक्रीज ही कर रहा था, राइट। और जब ये 2024 तक आया तो ये बिल्कुल पीक पोजीशन पे पहुंचा। अब यहाँ से ग्राफ वैकेंसी का क्या कर रहा है, गिर रहा है। लेकिन अगर आप एक सेकेंड जस्ट, अब अगर आप लेकिन इस नंबर को देखोगे, 357, राइट। अब ये 357 स्टिल इन नंबर ऑफ वैकेंसी से 2021 2022 2023 इन सबसे ज्यादा है, राइट। तो आई वुड से कि 2025 भी अच्छा चांस है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम क्लियर करने का और मेरिट इन में आ जाने का, राइट। अब इस एग्जाम की एप्लीकेशन डेट की बात करूं तो ये 25 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसका एग्जाम आपको पता है कब होने वाला है, 3 अगस्त 2025 को। तो हार्डली आपके पास अराउंड 148 डेज रहते हैं। और ये बिल्कुल हाई टाइम है। अब आप अपना रिवीजन और नंबर ऑफ पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करोगे ये एग्जाम में, आप उतना ज़्यादा स्कोर करोगे पेपर 1 में, राइट। सो अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अभी हम साइंस का एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीएपीएफ एग्जाम में। और साइंस में भी आज हम करेंगे केमिस्ट्री का एनालिसिस और एट द सेम टाइम फिजिक्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस। अब ये एनालिसिस वीडियोस इसलिए रहेंगी ताकि आप जो 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, भले ही सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडी एग्जाम हो, वो एनसीईआरटीज को किस तरह से प्रिपेयर करें, उनको इस चीज़ का आइडिया मिल जाए। और पीवाईक्यूज कैसे आपकी प्रिपरेशन की बैकबोन है, राइट। यस, पीवाईक्यूज आपकी प्रिपरेशन की कंप्लीटली क्या है, बैकबोन है। तो ये मैं साबित करूंगा इस वीडियो में। और आपको मैं दिखाऊंगा कि इस बार भी काफ़ी ज़्यादा 2024 के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे। और चलो यार, अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल ओनली पीवाईक्यूज। यहाँ पर आप डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो। और राइट नाउ वी आर रनिंग अ फ्री इनिशिएटिव लक्ष्मीकांत में हम चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज फॉर्म कर रहे हैं। एमसीक्यूज डेली बेसिस पर डाले जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि चैप्टर 18 तक हमने लक्ष्मीकांत को कवर कर लिया है, राइट। फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 18 एमसीक्यूज सारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इस टेलीग्राम चैनल का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्टली एक रिमाइंडर प्रथम अस्त्र का है, जिनको ये पता है वो 2-3 मिनट का वीडियो स्किप कर सकते हैं। एंड जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू, प्रथम अस्त्र इज माय एक्सक्लूसिवली पीवाईक्यू बेस्ड इनिशिएटिव। दिस इज कम्प्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड इनिशिएटिव। और यहाँ पर मैंने आपके लिए 165 प्लस यूपीएससी के पेपर्स मैंने कंसोलिडेट कर दिए हैं, राइट। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आपको सारे यूपीएससी के एग्जाम फ्रॉम 2009 ऑलमोस्ट टू 2024 आपको कलेक्टिवली एक जगह मिल जाएंगे। और इस सीरीज का नाम है प्रथम अस्त्र। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको 6 पीवाईक्यूज बुक्स मिलने वाली हैं, जो कि आपका सारा जीएस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनफ है। अब कौन से पेपर्स कवर्ड करें हैं वो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। सो अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे फिजिक्स का एनालिसिस, राइट। और फिजिक्स के एनालिसिस की अगर बात करूँ तो वो सीएपीएफ 2024 के एग्जाम में
फिजिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी कम थे और यूपीएससी ने 4 क्वेश्चंस पूछे थे फिजिक्स के, और 4 में से मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 मैं आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो अभी पीवाईक्यू में नहीं पूछा बट वो कंप्लीटली क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो फिजिक्स समहाउ काफ़ी इजी टू मॉडरेट रही थी, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन, हार्ड इस बार फिजिक्स नहीं आई थी सीएपीएफ के एग्जाम में। और अपना आप एनालिसिस हम शुरू करते हैं। इसमें आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है फिजिक्स का, राइट। अब यहाँ पे विच वन अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ये एक टॉपिक है फिजिक्स का एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। जस्ट एक सेकेंड। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो कि सीजीएस 2024 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछा। अगेन सीडीएस 2017 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और ऐसे ही बहुत काफी बार एनडीए एंड इवन सीएपीएफ के पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछा है। और मेरी डेफिनेशन में क्या रहता है, अगर कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से या फिर कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ रहा है ना, तो वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि वो आप उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से पूछा हुआ क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन के बारे में। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये छोटा सा कटआउट है। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट स्टार्ट्स फ्रॉम गामा रेज एंड एंड्स टू रेडियो वेव, है ना। तो गामा एक्स यू वी इन माई रेंज, तो ये निमोनिकस का आप इसको याद कर सकते हो, एग्जाम में आपको याद हेल्प करेगा। गामा एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, गामा से जब रेडियो वेव की तरफ आते हैं, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिड्यूस होती है, राइट। लेकिन वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब गामा के पास वेवलेंथ सबसे कम होगी और रेडियो वेव के पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम फोटोन एनर्जी की बात करें तो फोटोन एनर्जी डिक्रीज करता है। दैट मीन्स गामा के पास हाईएस्ट है फोटोन एनर्जी और रेडियो एनर्जी के पास क्या है, लोवेस्ट है। और यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी है कि हमें ये बताओ कि किसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन होता है। तो इसका आंसर होना तो गामा चाहिए था अगर ऑप्शन में होता, लेकिन गामा मेंशन नहीं है, तो दैट्स वाई इसका आंसर होने वाला है एक्सरे। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे ये चीज पूछूंगा कि क्वेश्चन कैसा लगा, है ना, कैसा लगा क्वेश्चन भाइयों। तो क्वेश्चन नो डाउट क्या है, इजी है। अब ये इजी क्यों है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एट द सेम टाइम पीवाईक्यू में भी बहुत बार यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर इन दो कैटेगरी में अगर कोई क्वेश्चन लाइक कर रहा है ना, तो वो ना ही मॉडरेट होगा ना ही हार्ड है, वो बेटा इजी क्वेश्चन है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इस न्यूमेरिकल की बात कर रहा था जो अभी यूपीएससी ने अभी पूछा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो टॉपिक है ना, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और ये मिलेगा आपको मोशन अंडर ग्रेविटी। इस टॉपिक के अंदर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कैनन शूट्स अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉल को शूट करा गया, लेट्स जहां से मानते हैं कि बॉल शूट होके यहां तक गई, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल इज 20 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब जब बॉल नीचे आई तो बॉल ने क्या करा, अपनी एनर्जी लूज करी, स्पीड लूज हुई कितनी, बाय 70%। 70% स्पीड लूज हो गई, तो दैट मीन्स जो दूसरी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको बताना है कि बॉल ने फर्स्ट बाउंस लेने के बाद कितना हाइट अचीव करा होगा, ये आपको निकालना है ना। ये हाइट आपको फाइंड करनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। हाइट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी, ठीक है। और यहाँ पे जी की क्या वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सिंपल। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम, 100 नहीं, हमें लेनी है 30, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बाउंस के बाद वाली
हमें यहाँ पे स्पीड लेनी पड़ेगी, तो दैट इज 30 इंटू 30 अपॉन में 2 इंटू और जी की वैल्यू कितनी है 10, है ना। तो यहाँ से जीरो गया 2 और 2 ये 15, तो आंसर कितना आया 15 इंटू 3 45 मीटर। तो इसका आंसर हुआ 45 मीटर। इसका आंसर कितना है 45 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आएगा, मैं तो खैर इसको इजी नहीं बोलूंगा क्योंकि हर एस्पिरेंट ये न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाता, तो बट एट द सेम टाइम दिस इज अ वेरी मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व हो सकता है इजीली, लेकिन कुछ इसमें देखो, आप देखो मैंने बस एक फॉर्मूला लगाया और मेरा आंसर यहाँ पर सामने आ गया। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है और दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। अब ये इजी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली कहां से पूछा है, एनसीईआरटी से पूछा है। एनसीईआरटी से कहां से पूछा है, एनसीईआरटी की साइंस की किताब है, वो भी क्लास 7th की, वहां से पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर देखो रेडिएशन होने वाला है, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया होगा, और अगेन आप यहाँ पे एक बार रीड करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। तो रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली एनसीईआरटी से परोसा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इस वजह से ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आएगा, इजी मॉडरेट हार्ड, सिंपल सी बात है, इजी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब जिसने अगर क्लास 7th की साइंस को प्रिपेयर नहीं करा, अब वो इस क्वेश्चन में फंस रहा है, तो वो तब भी क्वेश्चन में नहीं फंसेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। आप यहाँ पे देखो सीएपीएफ 2011, एट द सेम टाइम एनडीए 2015 का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन टू द अर्थ, किस प्रोसेस से होती है, रेडिएशन, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। और एट द सेम टाइम द सिल्वरिंग इन थर्मोफ्लास्क इज डन, अवॉइड हीट ट्रांसफर इज डन बाय रेडिएशन। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो भली अगर आपने साइंस क्लास 7th प्रिपेयर नहीं कर रखा है, स्टिल आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, कर सकते हो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं फिजिक्स के, जिसमें 2 तो बिल्कुल इजी हैं और एक मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया। अभी लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे बोल रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिंकेज विद द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये एक टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। अब ये टॉपिक आपको क्लास 10th में भी दे रखा है और एट द सेम टाइम क्लास 11th में भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ये कटआउट क्लास 11th का है। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन पढ़ो। अगर आपको ये पता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, तो आप इजीली एलिमिनेट करके आप इसका आंसर कर जाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, यहाँ पे जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं, और इस फिनोमेना का बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी किसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ट्रांसफॉर्म में, यस ट्रांसफॉर्म में मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, इंडक्शन कुकर में, यस गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई भी ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कनेक्शन नहीं है, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिजिक्स तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब एट द सेम टाइम मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि ईएमआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है। अब यहाँ पे आप न्यूमेरिकल देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, एनडीए 2014 में, सीएपीएफ 2021 में। तो अगर यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 कटआउट लगाए, तो मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड 10 से 15 पीवाईक्यूज दिखा सकता हूँ। अगर इतने पर्टिकुलर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में मिल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के, तो ये क्लियरली आपको शो करता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टार मार्क कर लिया जाता है इससे टॉपिक को,
और ये क्या होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं। दैट मीन्स आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके ही जाओ, किसी ना किसी एग्जाम में यूपीएससी पूछेगा और आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो मूविंग टू द केमिस्ट्री एनालिसिस। अब केमिस्ट्री में अगर बात करूं यार, देखो केमिस्ट्री में यूपीएससी ने पूछा है 10 क्वेश्चन, ठीक है। सीईपीएफ एग्जाम में, सीईपीएफ 2024 के एग्जाम में यूपीएससी ने केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे थे, और इन 10 क्वेश्चंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे थ्रू पीवाईक्यूज एंड स्टैंडर्ड सोर्स लाइक एनसीईआरटी, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 8 क्वेश्चन अराउंड डायरेक्टली किससे सॉल्व हो रहे हैं, पीवाईक्यू से, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू से सॉल्व हो रहे हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी ने इस बार न्यू पूछे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक न्यू टॉपिक लिस्ट में आ जाते हैं, ये हमारे एक न्यू टॉपिक्स बनेंगे, और इसके बारे में आपके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो अपना केमिस्ट्री एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैटर इज नॉट करेक्ट, है ना। तो मैटर की स्टेटमेंट यहाँ पे 4 दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, कौन सी सही नहीं है, नॉट करेक्ट बतानी है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन लेवल क्या है, वेरी इजी। अब ये वेरी इजी क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टेटमेंट एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करिए। ये चैप्टर है, चैप्टर 11 मैटर, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point, ठीक है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जो कि एक सॉलिड को कन्वर्ट करता है लिक्विड में, मेल्ट करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे यूपीएससी ने क्या गेम करा आपके साथ, मिनिमम को हटा के क्या लिख दिया, मैक्सिमम। बस इतना एक वर्ड चेंज करा और एक यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आपके सामने रेडी हो चुका है ना। तो देखो अब इससे क्या चीज प्रूव हुई, इससे वही बात प्रूव हुई जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि आपको एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने हैं। अब आप खुद देखो यार, अगर एनसीईआरटी यूपीएससी इतना ज्यादा माइन्यूटली यूज कर रहा है तो आप एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बना सकते हो, है ना। क्योंकि अपन लोग एस्पिरेंट हैं, और एस्पिरेंट के लिए एनसीईआरटी इज नॉट अ बुक। मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी हमारे लिए किताब है ही नहीं यार, उसको एज अ नोट्स के फॉर्म में ही यूज करो कि ये मेरे नोट्स हैं, और अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करो एंड इवन इनरिच करो, राइट। अब इनरिच कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक है एनसीईआरटी में मेंशन है और यूपीएससी ने उससे क्वेश्चन पूछा और 2-3 स्टेटमेंट ऐसे डाल दी जो एनसीईआरटी बुक में नहीं मेंशन। अब उन 2-3 स्टेटमेंट को पीवाईक्यू से उठाओ और अपने एनसीईआरटी बुक में नोट डाउन करो, ठीक है। इस तरह से अपनी एनसीईआरटी को आपको मोल्ड करनी है, ठीक है। आप पीछे भागते हो ना कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, कोई सी भी एनसीईआरटी उठाओ, क्योंकि आपको उस एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ना है और उस एनसीईआरटी को इनरिच करना है ना, पीवाईक्यूज की हेल्प से। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 अपना केमिस्ट्री का, वेरी इजी कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, सिंपल सा है ना। अब ये है क्वेश्चन नंबर 12 और अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2। अब ये तो जो क्वेश्चन है ना यार, ये तो मतलब इजी कैटेगरी से भी नीचे गिर चुका है, इतना आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन क्यों है ये, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यही सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो एनडीए 2021 में पूछा, यही सेम क्वेश्चन डिट्टो सीआईए से 2021 में पूछा, और यही फिर से अगेन किसमें पूछ लिया था आपसे, सीएपीएफ 2024 में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कौन सा एलिमेंट का आइसोटोप यूज होता है। सिंपल सी बात है, ये कोबाल्ट यूज होता है, ठीक है। और इसका सोर्स एनसीईआरटी भी है, बट एनसीईआरटी सोर्स दिखाने से ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ मैं आपको पीवाईक्यूज दिखाऊं, क्योंकि एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, पीवाईक्यूज हर कोई नहीं पढ़ता, और पढ़ता है तो बस प्रैक्टिस कर आगे बढ़ा। बट पीवाईक्यूज की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, पीवाईक्यूज का आपको पोस्टमार्टम एनालिसिस करना है, राइट, जैसे हम करते हैं। तो आई वांट हर एक एस्पिरेंट अपनी स्टडी टेबल पर पोस्टमार्टम एनालिसिस करे पीवाईक्यूज का। अब कैसे करना है, अब जैसे यूरेनियम है, अब आपको यूरेनियम का यूजेज पता होना चाहिए, ठीक है। आयोडीन मेंशन है, आयोडीन का यूजेज पता होना चाहिए। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का यूजेज पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चंस इन्हीं एलिमेंट से बन के आपके सामने रख दिए जाएंगे। तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब तो यार इजी पे टिक करने पे भी हंसी आ रही है कि यार इजी पे क्या, चलो खैर कोई नहीं, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है ना। सो ये देखो सीएपीएफ 2024 के साइंस का लेवल है, जो कि अभी आप वीडियो में देख रहे हो, है ना। अब यही सेम लेवल आगे कंटिन्यू होने वाला है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन जब सीएपीएफ 2024 में पूछा रहा तो काफी बंदे हैरान होंगे, यार ये किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया वाटर के ऊपर। एंड लेट मी टेल यू
कि यूपीएससी में केमिस्ट्री में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम है, वो है सिर्फ वाटर। यूपीएससी वाटर से बहुत क्वेश्चंस पूछती है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एनडीए 2019 में देखो, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट वाटर के ऊपर सही नहीं है। ठीक है, वाटर पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, सीएससी 2021 का क्वेश्चन, अगेन वाटर के ऊपर, राइट। देन वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, एनडीए 2013 का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने इतने क्वेश्चन लगाए हैं, तो दैट डजंट मीन्स कि इतने ही क्वेश्चन पूछे हैं। मैं इसमें कम से कम आपको 30 पीवाईक्यूज दे सकता हूँ सिर्फ वाटर पे, समझ रहे हो। और जब भी पीवाईक्यूज की याद आया करे ना, तो सर एक नाम याद आना चाहिए आपको, वो है अपना प्रथम अस्त्र। बहुत मेहनत से बनाया यार, लेकिन बनाना जरूरी था, क्योंकि प्रथम अस्त्र इज इनफ कि वो आपकी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपना सीएपीएफ 2024 का। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर सॉल्विंग आयनिक कंपाउंड बिकॉज, वाटर गुड सॉल्वेंट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हाई डाइपोल मूवमेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। अभी सिंपल सा आंसर क्यों है? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट कर चुका है सीएससी 2021 में। इसका आंसर क्या है देखो, बिकॉज वाटर का नेचर क्या होता है, डाइपोल इन नेचर, है ना। यहाँ भी क्या लिखा है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक बोल लो, डाइपोल बोल लो। अब यहाँ पे जो एनडीए 2019 का पीवाईक्यू है, ये गलत क्यों है स्टेटमेंट? क्योंकि यहाँ पे वाटर के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ना 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 बेटा, ये नॉन पोलर नहीं है, ये डाइपोलर है, इस वजह से गलत हो गया, है ना। तो ये हाई डाइपोल मूवमेंट है, इस वजह से वाटर क्या है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर लेता है। इजी क्वेश्चन या मॉडरेट या हार्ड? बेटा ये इजी क्वेश्चन है। देखो विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस हवाबाजी में इजी इजी मैं बार बार लगाया जा रहा हूँ। आपके सामने सारे प्रूफ है, उसके बाद मैं इजी पे आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही इजी है, कुछ हार्ड भी है। मैं एक्सेप्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी में है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, लेकिन मैं आपको पीवाईक्यूज की हेल्प से उसको मैं मॉडरेट करके दिखाऊंगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ मूव करते हैं अपना, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये बताओ, ये आए तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, और ये एक चैप्टर है क्लास 10th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9-10 में चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उससे ये क्वेश्चन पूछा है। और उसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड के वो दे रखे हैं, बॉन्ड के टाइप्स, कार्बन बॉन्ड के टाइप्स दे रखे हैं। सिंगल बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और आपसे यही पूछा है कि ये बताओ कि जो इथाइलिन है, ठीक है, इथाइन है, इथाइन, ये किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल सी बात है। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई मेंशन है। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एल्केन का, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी, जैसे यहाँ पे एल्केन है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसके स्पेलिंग में एन होगा लास्ट में। यहाँ पे क्या होगा, सफिक्स इन, और यहाँ पे सफिक्स क्या होगा, वाई एन ई, आइन, है ना। और यहाँ पर क्या है, वाई एन ई, तो इस वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड है। स्टिल अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू करके गए हो, फिर से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो एनडीए 2022 का क्वेश्चन, यहाँ पे C4H8 के बारे में पूछ रहा है कौन सा होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करेगा। तो ये बिलोंग करेगा एल्कीन को। क्यों? क्योंकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा Cn, ठीक है, और यहाँ पे H2n, 2 × 4, अगेन यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ पे C4H4 क्या है, एल्कीन है। तो यहाँ पे देखो कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड है केमिस्ट्री के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ये चैप्टर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में सर्च करा होगा। और जब सर्च करा होगा तो आप इसका मतलब जानते होगे, और अगर मतलब जानते होगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लायक हो चुके होगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर आपने सच में ये चैप्टर अगर नहीं प्रिपेयर करा है ना, तो मेरे दोस्त इस चैप्टर को बिल्कुल प्रिपेयर करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डायमंड का। इस चैप्टर में डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में मेंशन है। वहां से यूपीएससी लगातार
हर साल तो क्वेश्चन आ ही जाता है डायमंड एंड ग्रेफाइट पर, ठीक है। अब ये बताओ इस क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ। कैसा लगा क्वेश्चन, इजी मॉडरेट हार्ड? सिंपल सी बात है, इजी। इजी क्यों है, क्योंकि पीवाईक्यू भी मेंशन है और एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी से डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एल्काइन के बारे में मेंशन है, ठीक है, टेबल पे। और यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो 3 लाइन दिख रही है ना, ये 3 लाइन शो करता है कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है ना। और यही सेम चीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CDS 2018 में पूछा था। अब आपको एल्केन, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, आपको एल्केन, सेकेंड, आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। पूरा चैप्टर ही पढ़ डालो यार, 9-10 की तो पूरी किताब ही पढ़ डालो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मेन इंग्रेडिएंट्स बताओ जो कि यूज होते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या, ग्लास। और एक चीज नोट कर लो, अभी केमिस्ट्री में यूपीएससी का जो ग्लास टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी ग्लास से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो फ्रॉम एनसीईआरटी, और एट द सेम टाइम जितने भी पीवाईक्यूज मिले वहां से एक 2-3 पेज के अपने ग्लास के नोट्स बना लो, ताकि क्वेश्चन अगर आए तो वहीं से आपका इजीली फंस जाए। अब देखो ये क्वेश्चन है, नो डाउट आप इसको हार्ड कैटेगरी में कंसिडर कर रहे होगे, ठीक है, कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको हार्ड से इसको मॉडरेट में शिफ्ट करूंगा। मतलब मैं ये इतना कर दूंगा कि आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, अटेम्प्ट जरूर करोगे। अब वो देखो ये कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पे एनडीए 2023 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोले फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज सोर्स ऑफ सिलिका। तो सबसे पहले ये पता चला कि सिलिका यूज होता है ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अब यहाँ से एक और देखो, एनडीए 2012 का क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोडा लाइम ग्लास। तो ग्लास बनाने के लिए कौन सा मेजर कंस्टिट्यूएंट है, अगेन यहाँ पे आंसर है सिलिका। तो पीवाईक्यू से हम ये पता चल गया कि सिलिका ना बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ग्लास को बनाने के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके ऑप्शंस पर। CAPF का क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखो यहाँ पर, सिलिका यहाँ मेंशन है, सिलिका यहाँ मेंशन है, एक सिलिका ये रहा और एक सिलिका यहाँ मेंशन है। बाकी इन दोनों में बी में सिलिका नहीं है, हटा दो, सी में सिलिका नहीं है, हटा दो। तो यहाँ पे पीवाईक्यू ने क्या करा, देख लो यार, तुम्हारे सामने है सब चीजें। पीवाईक्यू ने एक हार्ड क्वेश्चन को मॉडरेट कर दिया। अब ये मॉडरेट क्यों हुआ, क्योंकि यार 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी है। यहाँ पे अब 50-50 का गेम हो गया। एंड लेट मी टेल यू, एग्जाम हॉल में अगर 50-50 का गेम चल रहा है तो तुम उसको अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। मार्क्स ऐसे ही बढ़ाए जाते हैं, सिर्फ वो अटेम्प्ट नहीं करने जो तुम्हें 100% श्योरिटी के साथ आते हैं। एलिमिनेशन करनी पड़ती है और अटेम्प्ट्स को इंक्रीज करना पड़ता है, तभी नंबर ज्यादा आते हैं, है ना। तो यहाँ पे 50-50 का गेम है, तो यहाँ पे आपका लक होगा, तो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करके आओगे ना। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, बोरैक्स, एल्यूमिना एंड कलिट, ठीक है। ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने नोट्स में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ एग्जाम में 2025 में जितने भी एग्जाम है, ग्लास का गेम पूछ लेगा यूपीएससी। बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी ग्लास से रिलेटेड पूछ चुका है। अब ये कौन सा कैटेगरी क्वेश्चन है यार, ये मॉडरेट क्वेश्चन है ना। दिस इज नॉट ईजी और दिस इज नॉट हार्ड, ठीक है। जिसने पीवाईक्यू लगाया इसके लिए हार्ड नहीं है, जिसने कुछ नहीं करा उसके लिए ईजी नहीं है, वो तो छोड़ के आएगा या तो तुक्का लगाएगा, है ना। तो हमने तुक्का लगाया, हमने क्या लगाया है, हमने बिल्कुल कैलकुलेट करके तुक्का लगाया है। दिस इज आवर कैलकुलेटेड रिस्क, है ना। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे पूछ रहा है, स्टेटमेंट दे रखी है 4 और ये पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम से करेक्ट हो रही है, वो क्या है, ऑप्शन सी है। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। सिंपल सी बात है ना। अब यही सेम क्वेश्चन एनडीए 2011 में पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो क्या है इसका आंसर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में करोगे। मुझे ये बताओ कि किस साइंटिस्ट ने कहा था पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल अगर आप बना रहे हो ना, तो उसमें आप एटॉमिक मास ना रख के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को अरेंज करो।
तो इन शॉर्ट किस साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल अरेंज करी थी विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसने फंडामेंटल जो लिया था ना, फंडामेंटल माना था, वो एटॉमिक मास को नहीं माना था, एटॉमिक नंबर को माना था। उस साइंटिस्ट का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अभी तक ये बताओ केमिस्ट्री कैसा लग रहा है? बहुत हवा बना हुआ था ना कि यार इस बार CAPF 2024 का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया। देखो यार, नो डाउट जितना CAPF का ट्रेंड रहा है ना, उससे उसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो पेपर का नेचर बहुत डिफरेंट था, लेकिन पेपर हार्ड नहीं था, पेपर वॉज मॉडरेट। लेकिन हाँ, यूपीएससी का जो एक पैटर्न रहा है CAPF पेपर बनाने का, वो यूपीएससी ने काफ़ी चेंज करा था 2024 में, इसलिए काफ़ी बच्चे हिल गए थे, है ना। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा बताना है, कौन सा एग्जाम्पल इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस में आता है? तो देखो, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक, राइट। एंडो में क्या होता है, हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है, एक्सो में क्या होती है, हीट बाहर रिलीज होती है। सिंपल सी बात है ना। और अगर ये चीज नहीं पता, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है, कौन से चैप्टर 1 है आई गेस। और यहाँ पर सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को हम करेंगे थ्रू एलिमिनेशन सबसे पहले, है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात हो रही है तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो एब्जॉर्ब कंबशन में तो एब्जॉर्ब नहीं होती, कोई भी कंबशन होगा किसी भी तरह का तो वहां पर क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गया। मिक्सिंग एसिड एंड एल्कली, जब आप किसी एसिड को और बेस को मिलाते हो तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, सिंपल सी बात है ना। ये सिंपल बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट हैं, तो आप इसको एलिमिनेट करोगे। अब हाँ, जो कंफ्यूजन होगी वो फोटोसिंथेसिस में होगी या फिर रेस्पिरेशन में होगी, है ना। अब इसी को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन को तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से कर रखा है तो वो तो इसको भी एलिमिनेट करेगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और सीधा क्या लगाएगा, फोटोसिंथेसिस पे टिक। तो ये क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ, दिस क्वेश्चन का लेवल इज ऑल्सो ईजी, सिंपल सी बात है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो, यहाँ पे भी ग्लासेस से क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको बता दूं अगेन, यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लास। यूपीएससी ग्लास से काफी क्वेश्चन पूछता है ना। सो यार, ये क्वेश्चन हार्ड है नो डाउट, और इसका आंसर है सीरियम ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका मुझे पीवाईक्यू भी नहीं मिला। और अगर किसी एस्पिरेंट को पता है कि इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में कहीं पूछा गया है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका सोर्स, इस क्वेश्चन का सोर्स बता सकता है ना। तो इसका आंसर डी है, सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास, ठीक है। हम यूवी ग्लास पहनते हैं ना, तो वो सीरियम ऑक्साइड से बना होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड अगेन दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन इजी नहीं था, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन इजी नहीं था, लेकिन अगर कोई बच्चा ये हैरान हो रहा है कि यार यूपीएससी ने पेंट से क्यों क्वेश्चन पूछ लिया, PAINT, ये कौन सा टॉपिक है जो यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो हैरान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी का जो पेंट वाला ये टॉपिक है ना, ये काफी उसका पसंदीदा टॉपिक है केमिस्ट्री में, और यूपीएससी बार बार पेंट से क्वेश्चन पूछ चुका है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, CDS 2014, ठीक है, आज से तकरीबन कितना 15 साल पुराना क्वेश्चन है, सॉरी 15 साल, 11 साल, 11 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, पेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनडीए 2024 जस्ट रिसेंट एग्जाम, वहां पे भी पेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एनडीए 2013, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज एन इंग्रेडिएंट इन पेंट, ठीक है, अगेन पेंट से रिलेटेड। which among the following are the properties of good paint, properties of good paint, अगेन पेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी एनडीए में 2010 में, ठीक है। तो 5 दिखा दिए मैंने, मैं चाहूँ आपको इसमें 10 पीवाईक्यूज और दिखा दूं, है ना, लेकिन इतना नहीं दिखाना, आपको बस इतना दिखाना है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, अब थीम्स कैसे रेडी करनी है, और एट द सेम टाइम पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है। और अगेन आई एम टेलिंग यू, पीवाईक्यूज की जब भी याद आए तो प्रथम अस्त्र नाम आपको याद आना चाहिए, है ना। तो देखो यार, ये क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी में आता है। तो अब जो ये टॉपिक है ना पेंट, ये आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री में मिल जाएगा, क्लास 12th की केमिस्ट्री है, एंड आई गेस चैप्टर 9 एंड चैप्टर 14, इसमें आपको पिगमेंट एंड डाइज
ये इससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है, और उसी से ये क्वेश्चन आया है एंड इसका आंसर रहने वाला है ए, ठीक है। तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। पेंट, मैंने आपको 2-3 टॉपिक्स बताए थे, है ना, कौन कौन सा था? एक तो पेंट हो गया, दूसरा टॉपिक है ग्लास, है ना, तीसरा टॉपिक क्या है? वाटर। तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको इस एनालिसिस के थ्रू बताए हैं, तो ये आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है और यूपीएससी ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, है ना, और काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, बैलेंसी से कंपेयर कर दिया था, ठीक है। यूपीएससी बैलेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है और उससे रिलेटेड भी यूपीएससी ने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका आंसर जो सही रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसके लिए आपको आना चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इससे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर पाओगे, तो इसका आंसर रहने वाला है बी। सो ये अपना एनालिसिस हो चुका है और इस क्वेश्चन का लेवल क्या है? दिस इज मॉडरेट क्वेश्चन यार, ये हर कोई सॉल्व भी कर पाता। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री। मैंने आपको दिखाया कि ऑलमोस्ट 80% PYQs केमिस्ट्री से किसे सॉल्व हो रहे हैं? नथिंग बट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, है ना। सो देखो यार, एनालिसिस खत्म हो चुका है एंड आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। और अब जो अपकमिंग CAPF NDA CDS एग्जाम्स हैं उसमें आपको NCERTs को किस तरह से यूज़ करना है एंड अपनी क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, वो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ, है ना। क्योंकि देखो यार, यूपीएससी की चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमेशा हर साल बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं, तो उन रिपीटिशन को हमें पकड़ना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, तो उन रिपीटेड थीम्स के ऊपर हमारी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए और उसी तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपकी मेहनत, अगेन आई एम टेलिंग यू, ताकि आपकी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम वाले दिन किस में कन्वर्ट हो जाए? मार्क्स में। क्लियर है? सो दिस द वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं, और वीडियो आपको जैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इसी तरह के एनालिसिस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, एट द सेम टाइम मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो।